खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। तांत्रिक द्वारा रकम बैठने से परेशान महिला शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। मुंगसका में मृतका के कमरे से मिला सुसाइड नोट। वहीं पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। सामान्य और महिला चिकित्सालय को मिली करीब 1 करोड़ की आधुनिक जांच मशीनें। मंत्री संजय शर्मा ने किया लोकार्पण। दूषित पानी की सप्लाई से कई इलाकों में पनपा आक्रोश। वार्ड 15 की बस्तियों में बीमारियों की भी बनी आशंका। और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद। शहादत दिवस पर कार्यक्रमों का चला दौर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के मुंगसका स्थित महाराजा सूरजमल कॉलोनी में महिला सरकारी टीचर ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। उधर सहायक उप निरीक्षक शंकर लाल ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला शिक्षक गुड्डी देवी मुंगसका में किराए पर रहती थी और पथरोड़ा सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। महिला का पति भी आभानेरी सरकारी स्कूल में टीचर है। उसने स्कूल से आने के बाद कमरे की कुंडी बंद कर फांसी लगा ली। की जनता कॉलोनी, महाराज कॉलोनी में एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो मृतका गुड्डी देवी पत्नी अशोक मीणा, उम्र 36 साल, जो कि सूरजमल कॉलोनी में किराए से रह रही थी 1.5 साल से, जो पेशे से टीचर थी, जिसकी पोस्टिंग पथरोड़ा यहाँ इसमें थी, मुंगसका पास में। इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। और इसका पति जो अशोक कुमार, वो भी टीचर है, जो आबानेरी दौसा में है, बांधू के पास में, वहाँ पोस्टिंग है। इसका पियर हिंगोटा है और ससुराल ये यहाँ पर है, माचाड़ी के पास में। मौत का कारण क्या पता लगा? मौत के कारणों का भी कोई ठोस जानकारी हमारे सामने नहीं आई। अज्ञात कारणों से पंखे से लटक के रस्सी से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा, किस कारण बच्चा ने अपने फांसी लगा के आत्महत्या की है। उधर सुसाइड के मामले में एक नया मोड़ आया है। यहाँ पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें शिक्षिका ने बगड़ के एक तांत्रिक पर आरोप लगाए हैं। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि जब तक तांत्रिक को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। उधर अध्यापिका ने सुसाइड नोट में बताया है कि वह किसी व्यक्ति के साथ इस तांत्रिक के पास गई थी। उसने महिला का हाथ देखा और इसके बाद कोई तांत्रिक विद्या उस पर कर दी। इसके अलावा 50,000 रुपए ऐंठ लिए और 2 लाख की डिमांड कर डाली। उसने महिला को 7 शनिवार बुलाया एवं नहीं जाने पर वह जबरन परेशान करता था। आखिरकार डिप्रेशन में आकर महिला ने फांसी लगा ली। परिजन शिवलाल मीणा ने आरोपी को पकड़ने की मांग उठाई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मेरा भतीजा है, वे सर्विस करता है, उसके घरवाले भी यहाँ टीचर है और भतीजा की ड्यूटी बांधी हुई है, उसकी यहाँ अलवर है, यहीं उनके बच्चे को पढ़ा के यहाँ रहती थी। वे एक तांत्रिक के जाल में फंसने के बाद में तांत्रिक की एक कोई बगड़ का भूत है कुमार, उसने इससे पहले से काफी दिन पहले से कम 6, 7, 8 लाख रुपए लूट लिए। और कल भी वे एक नोट लिख के गई है मरने से पहले, अगर मेरे को इसने लूट लिया और मैं मर रही हूँ, और मेरे से वे 2 लाख रुपए और मांग रहा है। अगर 2 लाख रुपए तुमने शाम तक नहीं भेजे तो मैं आपके बच्चे को, आपका परिवार को खत्म कर दूंगा। हमको भी बात का पता लगा, शाम को पता लगा, क्योंकि उसका हस्बैंड है, वे तो बांदी की ड्यूटी पे चले गए थे। 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी, जो ट्यूशन करने चले गए। सबको खाना खिलाने के बाद में पीछे से नोट लिख के गई है। लिखने के बाद में उसने कटवा से आत्महत्या कर ली। अब हम एसपी साहब से सबसे गुहार ये करेंगे, न तो हम पोस्टमार्टम करवाने देंगे और न हम, जब तक वे मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा तब तक, इसलिए हम यहाँ अस्पताल में रहेंगे। और जब तक वे मुलजिम, क्योंकि वे खुद उसका नाम लिख के गई है, उसको जो पैसे दिए जो लिख के गई है, और उसकी वजह से ही वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई है। तो वे, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। अगला किसी का पुलिस को छानबीन करनी है, उसको मुलजिम जब तक उठा नहीं लाएगी तब तक हमें डेड बॉडी को नहीं लेके जाएंगे।
उधर पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ सिटी अंगद शर्मा ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। एक अध्यापिका हैं जिन्होंने अपने नोट में लिखा है कि उनका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा था फलाना जगह पर, और कोई तांत्रिक है, उनसे कोई पैसे का लेन देन का मामला था, और वो एलिगेशन लगा के उन्होंने अपने सुसाइड का प्रयास किया, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनका आत्महत्या हो गई है, और उसको दस्तयाब किया है। अनुसंधान चल रहा है, जांच जारी है। किसी को इसमें अरेस्ट थोड़ी किया? अभी मुकदमे में किसी को अरेस्ट नहीं किया। अलवर के सामान्य चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें शुरू हो गई हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने रविवार को इनका उद्घाटन किया। 50-50 लाख की लागत से लगाई गई इन मशीनों से 500 से अधिक प्रकार की जांचें हो सकेंगी। उधर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि इन मशीनों की मांग पिछले लंबे समय से हो रही थी। ऐसे में दोनों अस्पतालों में यह अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अब मरीजों को तत्काल बीमारियों से संबंधित जांच उपलब्ध हो सकेंगी। देखिए, आज महिला चिकित्सालय और हमारा जो मेन सेंट्रल लैब है उसमें फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री जांच की मशीन का आज लोकार्पण किया गया है। और जैसा कि मुझे पीओ साहब ने बताया कि वो फुली ऑटोमेटिक मशीन में हम 500 प्रकार की जांचें कर सकते हैं। इस मशीन से जहाँ एक और हमारे सामान्य चिकित्सालय या महिला चिकित्सालय में जो मरीज आएंगे वो लाभान्वित होंगे, क्योंकि तुरंत रिजल्ट हम उनको दे सकेंगे और इलाज बहुत जल्दी हो सकेगा। साथ ही साथ महिला चिकित्सालय में जो मिल्क बैंक संचालित है, आज मैंने उसका भी निरीक्षण किया और देखने पे पाया कि इतनी सुंदर व्यवस्थाएं एक सरकारी अस्पताल में हो सकती है। उसको देख करके मुझे बहुत मन को खुशी भी हुई और मैंने पीएमओ साहब को, डॉक्टर टेकचंद जी को और हमारी जो मिल्क बैंक में काम करने वाली हमारे जो कर्मचारीगण हैं, चिकित्सा अधिकारी और जो चिकित्सा कर्मी हैं, उनको मैंने मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं दी। और इस प्रकार की व्यवस्था सरकारी अस्पताल में मिलना सुखद अनुभव है और इसके लिए मैं पूरे हमारा जो सामान्य चिकित्सालय का स्टाफ है, पीएमओ साहब है, हमारे डॉक्टर्स, उनको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। उधर उद्घाटन के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित महिला एवं सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने अस्पताल में स्थित मदर मिल्क बैंक का भी निरीक्षण किया, साथ ही यहां स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सराहा। उधर पीएमओ डॉक्टर चौहान के अनुसार अस्पताल में रोजाना 1500 से 2000 के लगभग जांचें होती हैं। इनकी रिपोर्ट आने में समय लगता है और मरीज को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब दान दाताओं की मदद से अस्पताल प्रशासन को यह 2 मशीनें मिली हैं। ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है जो कि हमारी लेबोरेटरीज को बहुत आवश्यक था। पहले हमारे पास जो मशीन थी वो पुरानी हो चुकी थी और बार बार उनकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती थी और हमारे यहाँ लगभग 1500 से 2000 की जांचें प्रतिदिन होती है। एक जनरल अस्पताल में लैब स्थापित है और एक सामान्य चिकित्सालय के अंदर लैब स्थापित है, तो दोनों जगह एक एक मशीन उन्होंने दी है। इसके लिए कंपनी को धन्यवाद और माननीय मंत्री जी ने भी इसके लिए वक्त निकाला और उन्होंने इसको उद्घाटन किया, तो इससे मरीजों को लाभ मिलेगा और अति शीघ्र ही जो बार बार परेशानी आती थी, कई बार मशीनें खराब होगी, मेंटेनेंस में है, 1 दिन 2 दिन जांचें नहीं हो पाती थी, वो अब इंटरप्टेड काम चलता रहेगा क्योंकि हमारे पास बैकअप में मशीन हो चुकी है। और कितनी लागत से? ये लगभग 40 लाख रुपए की एक मशीन है, तो 2 मशीन लगाई। 2 मशीन है 80 लाख रुपए के आसपास। अलवर शहर के कई इलाकों में दूषित पानी की सप्लाई से रोगों का खतरा बना हुआ है। इनमें वार्ड 15 स्थित रत्ती का कुआं, शोलालपुरा, केडलगंज और दारूकुटा मोहल्ले में पिछले 20 दिनों से जलदाय विभाग की ओर से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जलदाय विभाग के साथ ही स्थानीय पार्षद, मंत्री और विधायक और पोर्टल पर भी शिकायत की जा चुकी है। स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार, किशन और अशोक कुमार सहित कुछ महिलाओं का कहना था कि गर्मी से पहले ही यह समस्या पैदा हो रही है। ऐसे में आगामी दिनों का अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल वे टैंकर मंगवाकर काम चला रहे हैं। पानी की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं है, कतई नहीं है। और पानी आ रहा है वो कैसा आ रहा है? बहुत बढ़िया पानी आ रहा है, गंदगी से भरा हुआ। आप ये उसको पीना तो दूर है, देखना भी मुनासिब नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिकता के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहेंगे कम से कम आवश्यकता के अनुसार है ना उपलब्ध कराया जाए पानी। उसके एवज में सरकार हमसे बिल भी लेती है, तो वो क्या करना चाहिए आप बताओ।
15-20 दिन से गंदा पानी आ रहा है, बहुत बिल्कुल कीटक सा बदबू आती है, झाग आते हैं और 10 मिनट पानी आता है, उस मुश्किल से जो भी कभी आता है कभी नहीं आता। कौन सी टंकी से सप्लाई है? ये पाकिस्तान में नहीं, दारूकुटे में उससे आता है। अच्छा, तो कोई अधिकारी आया है यहाँ पे? कोई नहीं आता, कोई सुनाई नहीं करता। आप कहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हो? हम तो टैंकर गिरवाते हैं, 500 रुपए का आता है खुद के खर्चे से? हाँ, खुद के खर्चे से 500 रुपए का टैंकर गिराते हैं, 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। ये मोहल्ला वार्ड नंबर 15 है, रत्ती का कुआं, गंदा पानी आ रहा है 8 दिन से, बिल्कुल परेशान है लोग। इसको पीने से पेट में बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पानी भी 10 मिनट आता है। कोई आया कोई कार्रवाई करने के लिए? कोई भी नहीं आया। कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो गए। अच्छा, तो पार्षद वगैरह को शिकायत करी आप? पार्षद वगैरह से भी गए, पार्षद से भी, पार्षद अपने मुद्दे का ध्यान रखता है। सर वार्ड नंबर 15 रत्ती का कुआं, शिवपुरा मोहल्ला, केडलगंज अलवर। सर दारूकुटे की जो टंकी है, इससे 3 जगह सप्लाई होती है, आटे बड़े गली और रत्ती का कुआं और दारूकुटे मोहल्ला, है ना। अब ये क्या पिछले 20 दिन से लगा, उच्च अधिकारियों की सभी की नॉलेज में, यहाँ तक कि मैंने पोर्टल पे भी डाल रखा है, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी नहीं, कोई पार्षद, कोई किसी प्रकार की कोई सूचना मेरे पास अभी तक नहीं है। अब ये कल की जो सप्लाई हमारी फर्स्ट सप्लाई है, ये उसमें ऐसा गंदा पानी है कि अगर कोई एक बार भी अगर एक गिलास भी पी ले तो सीधा अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ रही है। और फिर क्या है, काम अगर अधिकारियों को फ़ोन भी करते हैं तो मना तो करते नहीं है और समस्या का समाधान भी नहीं करते। अब इसका अल्टरनेट क्या है? कहाँ आपने शिकायत करी? शिकायत बॉस मैंने क्या है, फ़ोन से लगा अपने एक्शन साहब से, एएन साहब से, जेईएन साहब से और भी एमएलए साहब से और पी साहब से, सबों को शिकायत कर चुका हूँ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पिछले 20 दिन से ये घटना चल रही है और यहाँ तक कि मैंने पोर्टल में भी डाल रखी है, उसके बावजूद भी। क्या लगता है अभी गर्मी की शुरुआत नहीं हुई उससे पहले? गर्मी की शुरुआत तो अभी कहाँ हुई है, उससे पहले ही करीब 2 महीने पहले से ही समस्या चल रही है यहाँ तो। कुल मिलाकर पानी की नाकाफी सप्लाई के बीच दूषित पेयजल का आना मुसीबत को और बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस रविवार को मनाया गया। इस मौके पर अलवर शहर के भगत सिंह सर्कल स्थित प्रतिमा स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इन तीनों महान क्रांतिकारियों के जीवन पर विचार गोष्ठी हुई। साथ ही हुकमचंद रौनक एवं साथियों द्वारा देशभक्तिपूर्ण कव्वाली का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा बीएल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी भागीदारी निभाई। आज हम लोग शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस के लिए राजदीप स्कूल से भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि चढ़ाने आए हैं। आज ही के दिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी लगी थी 23 मार्च 1931 को। उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाए, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाए। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं कैसे लगते हैं आपको? इस तरह के कार्यक्रम में हमें अवश्य आना चाहिए। मेरा नाम निर्भयत्री है, मैं कक्षा 9वीं ब का छात्र हूँ। आज हमारे बीएल स्कूल के सभी जन, हमारे सारे क्लासमेट सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं भगत सिंह समारोह के उपलक्ष्य में और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आज के दिन यहाँ अपने शहीद भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आज शहीद दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज यहाँ भगत सिंह सर्कल पर अभी हुकमचंद कव्वाल भैया ने बहुत शानदार कव्वालियाँ देशभक्ति से ओतप्रोत सुनाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री श्री संजय शर्मा जी थे और आज शाम को 5:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में भी कुछ प्रोग्राम्स होंगे, जिनमें जो है देशराज मीणा जी की टीम भगत सिंह जी पर एक बहुत भव्य नाटक का मंचन करने वाली है। और इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के जो 66 बच्चे जिन्होंने शहीद भगत सिंह जी की 9 मार्च को होने वाली जो शहीद बलिदान दिवस समारोह समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, भाषण, देशभक्ति गीत, कविता पाठ, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया था, उन सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 5:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में पुरस्कृत किया जाएगा। सभी अभिभावकों और बच्चों को निवेदन है कि वे वहाँ पहुँचें और अपने पुरस्कार जो है प्राप्त करें। इस कार्यक्रम को प्रमोद मलिक जी एवं बीएल पब्लिक स्कूल लगभग पिछले 41 वर्षों से संचालित कर रहे हैं। उधर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि शहीद भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए बिगुल बजाया था। उनके शहादत दिवस पर जिले भर में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं।
आज संपूर्ण देश शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी की शहादत पर विनम्र पुष्पांजलि भी भेंट कर रहा है और नम आंखों से उनको याद भी कर रहा है, क्योंकि उनकी शहादत से जहां एक और युवाओं में क्रांति का संचार हुआ और जो हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो सपने को देख रहे थे कि भारत माँ जो अंग्रेजों की बेड़ियों की गुलामी में जकड़ी हुई थी वो मुक्त हो, उसको लेकर के जिस प्रकार से आपने युवा अवस्था में क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को हिलाया भी, उनको खाया भी और आखिर में अपनी शहादत दे करके भारत माँ की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उसके लिए संपूर्ण देश आज श्रद्धामय होकर उनको नमन कर रहा है। आज अलवर शहर में जो भगत सिंह सर्किल है वहाँ शहीद आजम की एक प्रतिमा है, वहाँ पे हर वर्ष की भांति हम सब लोग एकत्रित हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और आज पूरा अलवर शहर इस शहीद भगत सिंह जी की जो प्रतिमा है उस पर एकत्रित हो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके याद कर रहे हैं। उधर कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं कई अन्य लोग भी पहुंचे। इस दौरान शहीद भगत सिंह के विचारों के बारे में अवगत करवाया गया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का 94वां बलिदान दिवस समारोह आज यहाँ शहीद भगत सिंह के चौराहे पर जोश शरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हुतमचंद रौनक कव्वाल ने क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति दी है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा जी एवं शहर के सभी गणमान्य सम्राट नागरिक बड़ी तादाद में उपस्थित होकर शहीद की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आज की जयंती है और आज के दिन ही हमारे शहीद अमर हुए थे और हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है क्योंकि आज के दिन हमारे सुखदेव और राजगुरु अमर फांसी लगी थी और उनकी वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है और आज हम इसी कारण हम देश आज़ाद है तो आज हम अपने पैरों पे आज़ादी से खड़े होकर अब सारे काम कर रहे हैं। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे जीवन में और उनकी माताएं, उनकी बहनों का जो बलिदान उन्होंने दिया है उनके लिए भी हम नमन करते हैं और सभी के लिए बहुत नमन करते हैं। और वहीं अलवर में प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने संकल्प दिवस मनाया। रविवार को अलवर स्थित शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान दिव्येंदु शर्मा, शरद मिश्रा, जगन्नाथ गोयल, सुनील शर्मा, सुंदर चौधरी, मुखराम गुजर, अशोक शर्मा और कमल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज का दिन पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में हमारे सबसे युवा जो हमेशा युवा ही रहेंगे और जिनकी ऊर्जा और जो स्रोत है वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में एक प्रेरणा देके जाती है कि इस देश का युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे एक उम्रदराज हो, उसे कुछ करने की भावना जो देश के लिए एक इंतहा तक जाती है वो आज भी हमारे दिलों में जलती है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि आज का दिन सिर्फ 23 तक ही सीमित रह गया है या 364 से ही 1/4 जो दिन होते हैं वो हम लोगों ने भूल चुके हैं। महापुरुषों की याद को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। आज हमारे देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा इस समय भारतवर्ष में है और भारतवर्ष में इस समय कुछ बदलने की दृष्टि से कुछ आंदोलन होने चाहिए थे, कुछ देश को नई विचारधारा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज हमारे देश में सिर्फ वादे हो रहे हैं, चाहे सरकार इस समय की हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, हर जगह सिर्फ यही हो रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस देश को, आप अभी हाल ही में देख सकते हैं, हमने एक नई दिशा दी थी। शायद दिल्ली का इलेक्शन पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य पे लड़ा गया है, बुनियादी ढांचों पे लड़ा गया है और आज भी हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ अलवर की पृष्ठभूमि पे खड़े हुए सिंहद्वार में हम हमारे अलवर की बात करेंगे। सर्दियों में यहाँ पे घोषणा हुई थी कि अलवर की जनता को पानी की किल्लत से हम मुक्त कराएंगे। आज हम भगत सिंह को हर एक आम आदमी पार्टी वाला, हर एक अलवर का जनवासी अपने अंदर लेके सरकार से ये सवाल कर रहा है, मंत्री जी से सवाल कर रहा है कि केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री होते हुए भी, ट्यूबवेलों की घोषणा होते हुए भी क्यों इस प्रचंड गर्मी में आज भी एक पत्रिका में, एक भास्कर में, एक पष्टांक में आया हुआ है कि अलवर की जनता में 5-5, 6-6 दिनों में पानी आ रहा है। तो क्यों आज भी हमारी अलवर की जनता इस चीज़ से ग्रसित है? सिर्फ घोषणा होना बाकी नहीं है। हर बार ये होता है कि हम चंबल का पानी लेके आएंगे, हम ये लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। हमें घोषणाओं से मतलब नहीं है। आपको जो करना है आप करिए। गर्मी आने से पहले
उन्हें आप मूल रूप से उतारिए। अलवर की जनता को आप अच्छी सड़क, अच्छा जल, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य से मुहैया कराइए। उधर रविवार को अलवर के सामान्य चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया। शहीदों को समर्पित यह रक्तदान शिविर शहीद भगत सिंह सेवा समिति और कनिष्का फाउंडेशन सहित लाइफ सेवर टीम ने लगाया। वहीं शिविर संयोजक रवि रिंकू ने बताया कि सभी रक्तवीरों को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर मनमोहन सिंह, मूलचंद जांगेड़, विपिन सेतिया, बाल श्रम विभाग के अधिकारी रविकांत शारदा, रेंजर शंकर सिंह शेखावत और जगत सिंह यादव आदि मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह जी की शहादत को याद करते हुए आज 23 मार्च 2025 को राजकीय सामान्य चिकित्सालय स्थित सरकारी ब्लड बैंक में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद भगत सिंह सेना, लाइफ सेवर टीम और कनिष्का फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक छोटा सा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को याद करते हुए एक लोगों के द्वारा रक्तदान के द्वारा श्रद्धांजलि के रूप में सरकारी ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और रक्तदान चल रहा है। हमारा लक्ष्य था 30 यूनिट का, मगर अब तक हम 29 यूनिट रक्तदान करवा चुके हैं और आगे भी रक्तवीर आ रहे हैं। और जो भी रक्तवीर साथी आ रहे हैं सभी को शहीद भगत सिंह जी का एक मोमेंटो छोटा सा और एक प्रशंसनीय पत्र देके सम्मानित किया जा रहा है। बड़ौदा में थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ला में एक विवाहिता से मारपीट की गई, साथ ही उसके पीहर पक्ष के लोगों को लाठी फरसी से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इनमें से एक महिला को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अलवर के 200 फीट रोड निवासी हसीना की पुत्री जमशीदा का विवाह खेड़ला निवासी बादल के साथ हुआ था। जमशीदा की सास स्कूल में खाना बनाने का काम करती है। उसने घर से अपनी बहू से खाना मंगवाया था, लेकिन रोजा करने की वजह से जमशीदा स्कूल नहीं जा पाई। ऐसे में ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंचे जमशीदा की मां हसीना और पिता जमशेद सहित भाई इलियास पर भी उन्होंने लाठी फरसी से हमला कर दिया। वहीं हसीना को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। मेरा नाम हसीना है। मैं बेटी से मिलने गई थी, ससुराल वाला ने फरसी से मारा है। 3 लाठी तो मेरे पति को दिया, एक फरसी मेरे दिया, एक लाठी मेरे बेटा को दिया। कम से कम 25-30 आदमी हो गए, पूरा गांव भेड़ा हो गया। हम वहाँ से भगभग के खेत में आया, खेत में भी मुझे घेर के मारा है और फिर चारों बाइक रख लिया, मोबाइल भी रख लिया। किस बात को लेकर मारपीट हुई? मारपीट हुआ सुबह मेरे बेटी का मारो, उसके ससुराल में और उसका देवर ने। और स्कूल से रोटी लाने के बाद वो रोटी की क्या बोला कि मैंने रोटी लेने नहीं गया। मेरी बेटी गई तो बोला मैं रोजा से हूँ, मैं रोटी नहीं लेता हूँ। तो इसी का बात पे मारी है तो बेटी को, उसको घोड़ी बना के पेट पे चढ़ गया ससुर उसका। तो मैंने उसकी मम्मी ने उस बेटी ने फोन करा तो मम्मी का दिल नहीं माना। मम्मी शाम को गई तो शाम को मारपीट हुआ। फिर उसने इतना मारा तो हम भग अपनी जान बचाया। बड़ौदा की थाना के पास मेरा बेटा भग आया, उसको खींच के जब मारा बेटा को। बड़ौदा वाला थानेदार बिल्कुल ही नहीं साथ दिया, हमारा कार्रवाई नहीं करा उसने। रिपोर्ट दर्ज कराने गए? रिपोर्ट दर्ज मेरे बेटा ने, मेरे मेहमान ने, मेरी बेटी ने सुबह करा दिया था। फिर भी थाने नहीं सुना। दर्ज हो गया मामला दर्ज करवाया, फिर भी थानेदार बोला हम नहीं करे कुछ भी। अलवर शहर में इन दिनों स्ट्रीट डॉग का आतंक बना हुआ है। ये श्वान लोगों को काट रहे हैं और वाहन चालकों को भी दुर्घटनाग्रस्त कर रहे हैं। अलवर शहर के अशोका टॉकीज राम मंदिर के समीप ऐसी ही घटना सामने आई है। यहाँ शनिवार रात्रि करीब 11 बजे लादिया निवासी उषा खंडेलवाल अपने बेटे अंकुर और पोते हैप्पी के साथ केशव नगर से वापस लौट रहे थे। रास्ते में अचानक आगे आए इन श्वानों से बाइक टकरा गई। इसके चलते बैलेंस बिगड़ने से तीनों बाइक से नीचे गिर गए। वहीं महिला को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेरे कज़न आए हुए थे जो कि लादिया में रहते हैं। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये हमारे घर से वहाँ अपने लादिया जा रहे थे। तो जो बीच में राम मंदिर, अशोका टाकीज के पास राम मंदिर है, वहाँ पर बाइक से जा रहे थे तीनों लोग, एक छोटा बच्चा, ताई जी और भैया। तो कुत्तों का बहुत सारा झुंड था, जो कि 10-12 कुत्ते होंगे आसपास। तो एकदम से बाइक के सामने आ गए तो उनका बैलेंस बिगड़ गया। तो फिर वो स्लिप हो गई बस कि हाँ ठीक है बच गए, बट इंजर तो है। जो घायल हुए उनके क्या नाम है? अंकुर खंडेलवाल, उषा खंडेलवाल और हैप्पी।
अलवर में कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव रविवार को 7 साल बाद करवाए गए। इसमें अध्यक्ष पद के लिए कृष्ण कुमार खंडेलवाल और श्रवण कुमार महावर मैदान में थे। वहीं मतदान सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक संपन्न हुआ। वहीं खंडेलवाल ने कंपनी बाग में साफ सफाई और पेड़ों की सुरक्षा सहित आवश्यक स्थानों पर मरम्मत पर जोर दिया। उधर श्रवण कुमार ने भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, हमने पहले जब 3 चुनाव कराए थे, जिसमें सेक्रेटरी पद पर मुझे 175 वोटों से जिताया था। उसके बाद 2 चुनाव हमने अध्यक्ष के कराए, तो लास्ट के चुनाव की लिस्ट मेरे को अभी मिली नहीं है, उससे पहले की लिस्ट मुझे मिली। तो मेरे हिसाब से तो 1557 सदस्यों का आजीवन पहले और 389 न बनाए, 289, 289। तो मैं समझता हूँ 1800 वोटों का मतदान होना चाहिए, लेकिन 1190 लोगों का मतदान यहाँ हुआ है। हाँ, अब ये कार्य प्रणाली अध्यक्ष और सचिव और कार्यकारिणी बताएगी कि किस प्रकार की उन्होंने ये चुनाव जो हो रहा है कितने सालों बाद हो रहा है? ये 7 सालों बाद, जबकि प्रावधान 2 साल का है। 2 साल का है। हाँ, आप अध्यक्ष पद पे खड़े हुए हैं जी। जीतने के बाद क्या भूमिका रहेगी आप? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा, इसके ऊपर 5 कुंडे बने पड़े हैं पानी के, इसकी मरम्मत करवाऊंगा, गेट बदलवाऊंगा और ये पानी जो है ये पेड़ों में पानी पाइपलाइन द्वारा जाएगा। दूसरा, ये जिम के पॉइंट खराब पड़े हैं, इनको दोनों को ठीक कराऊंगा। तीसरा, बिल्डिंग नर्सरी के अंदर स्क्रैप पड़ी है उसका निस्तारण कराऊंगा। गमले खाली पड़े, हाँ, उनमें पौधा लगवाएंगे। और पंडित जी आरोप लगा रहे थे कि इस तरह चुनाव हो रहे हैं, उनका आजीवन का नाम है, लेकिन उनको चुनाव नहीं डालने दे रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आजीवन को सदस्य जो है, कोई विधान में कोई वो नहीं है कि उस सदस्य को हटाया जाए। हम आजीवन सदस्य इसलिए बनाते हैं कि जीवन भर वो इसलिए सहयोग करता है कि उस पैसे से हम इन पेड़ पौधों में पानी दें और इन पेड़ पौधों को बचाएं। इसलिए आम जनता सदस्य बनती है और उस पैसे को देती है। हाँ, कंपनी बाग विकास समिति चुनाव हो रहे हैं 2 साल के लिए। मैं श्रवण कुमार अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। मेरे 4 पैनलिस्ट ऑलरेडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। मेरा चुनाव कृष्ण कुमार खंडेलवाल से होगा। तो आने वाले समय में क्या विकास करेंगे? तो जो कंपनी बाग ने पुराने हमारे अध्यक्ष महोदय ने कमियां छोड़ी है उसको पूर्ति करेंगे। उसकी मुख्य रूप से क्या कमी है? मुख्य रूप से शिमला की कमी है। हाँ, शिमला की जो जालियां टूटी पड़ी है, एक जो हमारे जिम में कुछ मशीनें खराब हुई हैं, वो नई चेंज होनी है। जिम की हमने मंजूरी ले रखी है MLA साहब से, पार्लियामेंट जिम नहीं लेनी है। उधर यहां मौजूद राजेंद्र पंडित ने लिस्ट में उनका नाम नहीं होने की बात रखी। हालांकि बाद में सूची में उनका नाम आ गया। गौरतलब है कि कंपनी बाग विकास समिति के चुनाव में कुल 1190 मतदाता हैं। विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त हुई ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन रविवार को प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा ने ऐसी ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 के लिए अलवर जिले की कुल 231 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2023 में कुल 30 एवं वर्ष 2022 में जिले की 6 ग्राम पंचायतों को यह दर्जा मिला था। इन सभी पंचायतों के सरपंचों को पुरस्कार मिले हैं। उधर 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन जिला एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। साथ ही इस दिन नई दिल्ली में केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के मुख्य आतिथ्य में विशेष कार्यक्रम होगा। कल विश्व टीबी दिवस है, उसके निमित्त आज अलवर में एक दिन पहले जिला क्षय निवारण डिपार्टमेंट द्वारा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सभी सरपंच साहिबान को बुलाया गया है और जिन ग्राम पंचायतों में टीबी के उन्मूलन में बहुत अच्छा काम किया है, श्रेष्ठ काम किया है, उसको लेकर के उन ग्राम पंचायतों के माननीय सरपंच साहिबान को सम्मानित किया गया है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने संपूर्ण भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए जो विशेष अभियान छेड़ा है और उसकी परिणति है कि आज भारतवर्ष के अधिकांश गांवों से, शहरों से टीबी की बीमारी लगभग समाप्त हो गई है। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा प्रत्येक टीबी के मरीज के खाते में सीधा 500 रुपए की राशि दी जा रही थी और बताते हुए खुशी है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने राजस्थान के अंदर विशेष रूप से उस राशि में बढ़ोतरी करते हुए
500 रुपए राज्यांश के रूप में देना शुरू किया है। तो उस मरीज के खाते में अब सीधा 1000 रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। हम सब लोग कृत संकल्पित हैं कि आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान टीबी मुक्त हो, संपूर्ण भारत टीबी मुक्त हो, और उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सरपंच साहिबान को और विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स को, चिकित्सा कर्मियों को, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इसको एक मिशन के रूप में लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संपूर्ण भारत और राजस्थान टीबी मुक्त होगा। उधर अलवर में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा द्वारा की गई। साथ ही एडीएम सिटी मुकेश कायथवाल, खैरथल तिजारा के सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, आईएमए अलवर इकाई प्रेसिडेंट डॉक्टर एस सी मित्तल, डॉक्टर अजीत सिंह, गिरीश गुप्ता, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा एवं लव आदि उपस्थित रहे। और वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के पिता के निधन के बाद शोक व्यक्त करने प्रमुख नेता लगातार पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम के जमालपुर स्थित उनके निवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा अनेक केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। साथ ही अलवर से भी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। जिला जाट महासभा समिति की आम सभा की बैठक जाट छात्रावास स्थित सभा भवन में आयोजित की गई। यहां सबसे पहले शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। आम सभा की बैठक की अध्यक्षता चेतन दास महाराज ने की। वहीं आम सभा के दौरान निर्णय हुआ कि आगामी समय में प्रशासन के माध्यम से चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक तहसील से 2 सदस्य नियुक्त करने के साथ ही चुनाव संचालन के लिए कमेटी भी बनाई गई। इसका संयोजक मनीष शास्त्री को बनाया गया है। उधर बैठक में जिला प्रमुख बलबीर सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, मनीष शास्त्री, अमित चौधरी, बेगराज चौधरी, नेमीचंद, नवीन चौधरी, मोरध्वज सिंह, राजेश चौधरी, वीर सिंह बांबोली और हिम्मत सिंह चौधरी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही मंच संचालन में वीर सिंह, मनीष शास्त्री एवं पत्रकार पुष्पेंद्र कुमार बसेंद्र ने सहयोग प्रदान किया। वक्ताओं ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार रखे। आज जाट छात्रावास में आम सभा की मीटिंग भी रखी गई थी और उसको 23 तारीख को इसलिए रखी थी कि आज भगत सिंह जी का बलिदान दिवस था। तो समझ सरदारी ने ये फैसला लिया था कि आम सभा 23 तारीख को रख के और 23 तारीख को भगत सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया जाए। कौन कौन लोग इस बलिदान दिवस में शामिल हुए? समाज के स्वर्गण में थे, मनीष जी थे, अमित जी थे और सभी सरदारी थी, सरपंच प्रधान सभी थे। सबने मिलजुल कर शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि आज की आम सभा थी वो कोई इस वजह से नहीं थी कि हमारे अंदर यहाँ को बात है। हमारे मेन मुद्दा यहाँ का था वो जो चुनाव प्रक्रिया का था, उसमें सुधार के लिए इस आम सभा को बुलाया गया था और पूरे ज़िले के लोगों को बुलाया गया था कि किस तरीके से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं। हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है जिसमें रजिस्ट्रार को ऑथराइज किया है चुनाव कराने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें क्या अपन सुधार कर सकते हैं, उसी के मद्देनज़र हमने ये एक मीटिंग आज बुलाई थी, जिसके अंदर हमने पूरी हर तहसील से 2-2 आदमी लेके एक कमेटी बनाई है जो कि सारी प्रक्रिया को देखेंगे और जितना जल्दी हो सके निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएंगे जाट समाज। सर, इसमें जो आपको चुनाव के लिए एक संयोजक का जिम्मेदारी दी गई है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को चुनाव तक पहुंचाया जाए। हाँ, ये एक संयोजक बनाना, जैसे कमेटी बनी उसका संयोजक बनाने का बिल्कुल तात्पर्य यही है कि जो संयोजक होता है उसके ऊपर एक जाट महासभा की मीटिंग जाट छात्रावास अलवर में हुई। इसमें सभी समाज के मौजूदा आदमी इकट्ठे हुए, सारे अलवर जिले से लोग आए। इनमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो एक अलग जिले जो बन रहे हैं उनको शामिल किया जाए कि नहीं दिया जाए, तो ये तय हुआ कोई कहीं कहीं हो, कोई से तहसील का हो तो सबको सदस्य माना जाएगा। दूसरी बात, चुनाव के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो बना दी गई है, जो चुनाव संपन्न कराएगी और वो रजिस्ट्रार के यहाँ अपना एप्लीकेशन देगी। रजिस्ट्रार उसमें तो चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा। सर, शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस भी मनाया जाएगा आज। शहीद भगत सिंह का भी बलिदान दिवस है और उसके लिए भी उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। सभी समाज की ओर से पुष्पांजलि। उसमें समाज के 7-8 बिंदु थे, उनमें उन पर विचार किया गया। एक मुद्दा था कि अलवर ज़िले के 3 जिलों में विभाजन हुआ है
उसको लेकर समाज के लोगों में आपसी सहमति नहीं हो पाई। जबकि ये मुद्दा मेन था हमारा कि भाई समाज जिले का परिसीमन होना चाहिए, और उसको लेकर गतिरोध रहा और सभा स्थगित कर दी गई। अब आगामी सभा की सूचना समाज को दे दी जाएगी 15-20 दिन के बाद, जैसा भी समाज को उचित लगेगा। धन्यवाद सर। आज अलवर जिला जाट महासभा की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई थी और उसमें कुछ 8 मुद्दे थे जिन पर विचार विमर्श होना था। लेकिन मुद्दों में विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन आपसी बहस की वजह से उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तो ये बैठक जो है स्थगित कर दी गई अध्यक्ष जी के द्वारा, और अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। मेन जो मुद्दा है वो है कि जो अलवर जिले के 3 जिले हो गए हैं, उनका परिसीमन के बारे में विचार करके कि अलवर जिले के जो रहने वाले हैं उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा या दूसरे जिले वालों को भी होगा, इस पर विचार करने के बाद में और निर्णय लेने के बाद में दोबारा से बैठक बुलाई जाएगी और उसमें फिर चुनाव कराने के बारे में निर्णय। अलवर के राजर्षि कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता शर्मा ने त्रिमूर्ति के जल स्थिरता वेबिनार में पैनलिस्ट और वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कीटनाशकों द्वारा जल स्रोतों का प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे जैव विविधता भी घटेगी। वहीं कीटनाशक लाभकारी कीटों, परागणकों और मछलियों सहित गैर लक्ष्य जीवों को मार सकते हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। कीटनाशक मिट्टी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही कीटनाशकों के व्यापक उपयोग से कीटों की आबादी में गिरावट आती है। इसमें मधुमक्खियां भी शामिल हैं, जो परागण के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कीटनाशकों के उच्च एवं निम्न स्तर के संपर्क में आने से सिर दर्द, त्वचा पर चकत्ते और श्वसन संबंधी समस्याएं, कैंसर, तंत्रिका और प्रजनन संबंधी विकार आदि पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर ममता शर्मा ने कहा कि ऐसे में कीटनाशक प्रदूषण के जटिल प्रभावों को पहचानकर निवारण के उपाय करने होंगे। अलवर में अग्रवाल महासभा दक्षिणी इकाई की बैठक अध्यक्ष दिनेश कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान पिछले दिनों हुए होली मिलन समारोह के सफल आयोजन को लेकर सराहना की गई। साथ ही अध्यक्ष ने 30 मार्च को नव संवत्सर मनाने का प्रस्ताव रखा। इस दिन सुबह 6 बजे अग्रवाल छात्रावास से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। साथ ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। उधर बैठक में राजीव गोयल, अशोक मित्तल, अशोक गुप्ता, सुरेश अग्रवाल, बीना गोयल, अतिल गुप्ता और रामावतार गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। मैं दिनेश कुमार अग्रवाल, दक्षिण इकाई अध्यक्ष। आज श्री अग्रवाल महासभा दक्षिण इकाई की एक मीटिंग आयोजित की गई है। ये मीटिंग नव संवत्सर मनाने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इसमें यह तय किया गया है कि 30 तारीख को रात 6 बजे एक प्रभात फेरी के रूप में हम अपने क्षेत्र में लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें सर्व समाज सम्मिलित हो सकता है। सभी को मैं निमंत्रण देता हूं कि प्रातः 6 बजे अग्रवाल छात्रावास पधारें। यहां से ये प्रभात फेरी स्कीम 8 होते हुए, विवेकानंद नगर होते हुए, हाउसी मोड़ टेम्पो स्टैंड से निकलते हुए नया बास अग्रवाल छात्रावास वापस पहुंचेगी। कार्यक्रम के बाद प्रसाद वितरण कार्यक्रम होगा और सभी हिंदू झंडी, सनातनी झंडी लेकर हिंदू नारे, भारत माता की जय बोलते हुए इस प्रभात फेरी को निकालेंगे। आप सभी से ज़्यादा लोगों को यहाँ पधारने के लिए निमंत्रण देता हूँ। लक्ष्मणगढ़ के रायपुर अहीर गांव की निवासी राशि यादव ने मुंबई में आयोजित एक राष्ट्रीय स्पर्धा में मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पहले डिवोशनल सिंगर के तौर पर नाम कमाया था और धीरे धीरे अभिनेत्री के तौर पर काम आरंभ कर दिया। राशि ने बताया कि वे 2 फिल्मों में काम कर चुकी है और तीसरी फिल्म की शूटिंग जारी है। हाल ही में उन्होंने बाबा श्याम के भजन भी गाए हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्हें मिसेज इंडिया का खिताब दिया गया है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की अन्य प्रतिभागी भी शामिल थीं। इससे पहले मुंबई में राष्ट्रीय रत्न सम्मान सहित गोवा में इंटरनेशनल ग्लोबल आइकॉन अवार्ड भी मिल चुका है। मेरा सपना था कि मैं सिंगर बनूं, सिंगिंग लाइन में जाऊं। जब मैं 7th क्लास में थी तो एक शौक था गाने, जो भजन सुनने का, गाने का। और मैं क्या करती थी, स्कूल से आती और जो टीवी होती थी ना घर में, वो टीवी चला के बैठ जाती थी और उसमें जो भजन आते थे
वो सब मैं डायरी में नोट करती थी और उसके बाद मैं उनको फिर से रिपीट करती। वो लोग मुझे प्रोत्साहित करने लगे और इनवाइट करने लगे सिंगिंग के लिए और फिर मैं अपने जाने लगी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान श्याम के नाम से। मैं जयपुर में और दिल्ली और इसके अलावा अपने लोकल एरिया में तो और भरतपुर में, उसके अलावा वाराणसी में, तो यहाँ में ज्यादा मतलब इनवाइट करते हैं लोग। स्टार्टिंग भी मेरी खाटू श्याम जी की वहीं से हुई। मेरा पहला शूट खाटू श्याम जी में हुआ, ए टेलर मर्डर स्टोरी, जो कि हिंदी मूवी है, बॉलीवुड हिंदी मूवी। सर इसमें मॉडल्स रही थी 15 मॉडल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब ये कार्यक्रम हुआ था, ये इवेंट हुआ था मुंबई में मेयर हॉल जुहू लाइन में ये इवेंट हुआ था। से पहला अवार्ड में मुझे मिला राष्ट्रीय रत्न अवार्ड। सर्व पुरुषार्थी समाज दिवाकरी और भक्तों के सहयोग से यहां स्थित देवी मां के मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ रविवार को हुआ। कथा के पूर्व आयोजक कमल कपूर और कर्मा के नेतृत्व में मंदिर से गाजे बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली गई। उधर श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि भगवान शिव की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो भगवान राम का अनुकरण करता है। वहीं स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि कथा रोजाना दोपहर 2:15 से शाम 5:15 बजे तक होगी। अलवर के स्वर्ग रोड स्थित जन कल्याण सेवा समिति के मार्गदर्शन में तिजारा के जैन अग्रवाल महिला मंडल ने जरूरतमंदों को भोजन करवाया। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि यहां लगभग 35 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इसके अलावा स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान मंदिर पर कई अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। श्री श्री गजाराठ श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से जन कल्याण सेवा समिति स्वर्ग रोड अलवर द्वारा ये निःशुल्क वात्सल्य भोजनशाला का आयोजन प्रतिदिन प्रातः यहाँ गरीब ऐसाइयों के लिए किया जाता है। ये व्यवस्था लगभग 35 वर्षों से यह निरंतर जारी है। आज की इस वात्सल्य भोजनशाला का पुण्यार्जक जैन अग्रवाल महिला मंडल तिजारा द्वारा आज किया जा रहा है। मैं इस मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि ऐसे पुनीत कार्यों में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान कर हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे इस पुनीत कार्य में सहभागी बनकर इस कार्यक्रम को निरंतर चालू रखने के लिए सहयोग प्रदान करें। कामगार मजदूर कांग्रेस के महासम्मेलन में अलवर से 50 श्रमिकों ने भाग लिया। इनका नेतृत्व सूरजमल करदम ने किया। वहीं सम्मेलन में श्रमिकों से जुड़े कानूनों में बदलाव को लेकर भारी विरोध जताया गया। साथ ही श्रमिक हित के बारे में चर्चा की गई। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और हम राजस्थान से माननीय चेयरमैन सूरजमल करदम जी के नेतृत्व में हमें वहाँ सम्मिलित होने का मौका प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष पधारे और साथ में राष्ट्रीय लेवल के नेता पधारे। तो वहाँ सभी ने एक अपना प्रस्ताव पारित किया है कि भाई जो आज मजदूरों को लेकर जो भाजपा सरकार ने जो एक कड़े कानून जो बनाए हैं वो कड़े कानून मजदूरों के हित में नहीं है। वो जो कानून हैं वो अमीरों को अमीर करने के कानून हैं, गरीबों को गरीब करने के कानून हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब सरकार कांग्रेस की थी तो हमारा जो पीएफ का जो ब्याज का जो रेट था वो 12% तक गया था। लेकिन आज इस मजदूरों की विरोधी सरकार ने उस पीएफ के का जो पैसा था उसका ब्याज मिलता था 12%, आज उसको 8.30% कर दिया है। तो हम पूरे देश के अंदर और ख़ासकर राजस्थान के अंदर माननीय सूरजमल करदम जी चेयरमैन साहब के आदेश अनुसार पूरे राजस्थान में हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। सम्मानित पत्रकार बंधु, जैसा कि कल दिनांक 22 मार्च 2025 को अखिल भारतीय असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदिरा भवन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, उसमें राजस्थान से मेरे नेतृत्व में 50 लोगों का प्रतिनिधि मंडल उसमें भाग लेने के लिए गया। और भाग लेते समय उसमें असंगठित क्षेत्र के 93% जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके अधिकारों पर विचार किया गया।
और उसमें निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार ने जिस तरीके से 39 जो अधिनियम कानून थे श्रमिकों के समर्थन में, उन लोगों के 35 कानूनों को बदल दिया गया है और कठोर जो नियम लागू करने जा रहे हैं, श्रमिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उसके खिलाफ एक आह्वान किया गया है। हर जगह पर उनके खिलाफ आंदोलन होंगे, कानूनों को लागू नहीं करने देंगे। जो पुराने कानून हैं श्रमिकों के हित में, उनको लागू करने की बात करेंगे। साथियों, हम सब लोगों ने प्रस्ताव पास किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से श्रमिकों और ठेली पटरी मजदूरों और घरों में काम करने वाले लोगों को, निर्माण विभाग में काम करने वाले लोगों का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उनका वेतन आज तक नहीं बढ़ाया गया है। जो न्यूनतम मजदूरी है कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए थी, उसको अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। परंतु व्यापारियों के हित में जिस तरीके से केंद्र सरकार निर्णय लेती जा रही है, उनके हित के बजट पेश किया है। अलवर के उद्योग नगर स्थित एक फैक्ट्री में 40 वर्षीय कामगार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ईएसआई अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एएसआई महेश शर्मा ने बताया कि मृतक सत्येंद्र कुमार अग्रवाल बुध विहार का रहने वाला था। फैक्ट्री में काम करते समय उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। रविवार को जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक का नाम सत्येंद्र कुमार अग्रवाल सन ऑफ त्रिलोक चंद अग्रवाल है। उम्र करीब 40 साल, निवासी B10 बुध विहार शिवाजी पार्क का रहने वाला है। इनकी MIA में क्राउन मार्बल के नाम से कंपनी है। ये कंपनी में बैठा हुआ था, काम कर रहा था। कल शाम को करीब 5:15 बजे इसकी अचानक तबीयत खराब हुई। वहां से इसके परिजन और कर्मचारी लेकर इसको हॉस्पिटल गए, ESI हॉस्पिटल। ESI हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। वहां से मृतक की लाश को यहाँ अलवर लेकर आए हैं। इसका पोस्टमार्टम करवा दिया, लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्रथम दृष्टया अचानक मृत्यु हुई है। परिजन बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने से है। अब आगे जांच से पता चलेगा कि कैसे। अलवर के बगड़तिराहा थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में 36 वर्षीय युवक की जान चली गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है। एएसआई महावीर प्रसाद ने बताया कि मृतक धर्मपाल तिलवाड़ का रहने वाला था। गत देर रात को अलवर से गांव जाते समय ठेकड़ा स्टैंड पर कार चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम है धर्मपाल पुत्र श्री भोलानाथ, जाति ओडराजपुर, उम्र 36 साल, निवासी तिलवाड़, पुलिस थाना गोविंदगढ़, जिला अलवर का रहने वाला है। ये कल दिनांक 22/3/25 को रात्रि करीब 10:30 बजे अलवर से अपने गांव जा रहा था मोटरसाइकिल से। तो ठेकड़ा स्टैंड पे एक कार चालक ने टक्कर मार दी थी। तो इसको घायल अवस्था में रात को इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल GH अलवर भर्ती करवाया था। यहाँ से इसकी ज़्यादा सीरियस खराब होने से इसको रेफर किया था जयपुर के लिए। तो ये उसको सोलन के हॉस्पिटल ले गए, इसकी मृत्यु हो गई। अब कार चालक की तलाश जारी है। हाँ, गाड़ी चालक की तलाश है, जैसे रिपोर्ट होगी उसको बाद में। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है।
बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अधिशासी अभियंता के निर्देश पर विद्युत निगम और पुलिस टीम ने रविवार को अवकाश के दिन भी बीजवाड़ नरुका में विद्युत बिल के 1,32,000 रुपए वसूले। वर्षों से यह राशि बकाया चल रही थी। वहीं इसी गांव में चोरी करने वाले लोगों की केबल जब्त कर ली गई। सहायक अभियंता तनिष्क कुमार ने बताया कि एएन समयदीन, कनिष्ठ अभियंता संतोष बैरवा, योगेश राजोरा और गोविंद कुमार की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। यहां 27 उपभोक्ताओं के परिसर चेक किए गए। मौके पर ही 11 उपभोक्ताओं ने 1,32,000 की राशि जमा करवा दी। इस कार्रवाई से बीजवाड़ नरुका में खलबली मच गई। उधर शनिवार एवं रविवार को अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहे और बिल जमा किए गए। सहायक अभियंता और सभी कनिष्ठ अभियंता और कर्मचारियों को साथ में लेकर और पुलिस की टीम को साथ में लेकर जो डीसीपीडीसी उपभोक्ता जो कई सालों से कटे हुए थे या विद्युत चोरी कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसमें एसडीएम के सहायक अभियंता समयदीन जी को भी साथ में लिया गया है। उनकी टीम को साथ में लेकर करीब 29 घरों की सप्लाई चेक की गई और करीब 11 से मौके पर ही पैसे वसूले गए और 1,56,000 के करीब पैसे जमा किए गए और बाकी लोगों ने भी 3 या 4 दिन के अंदर अपने बकाया पैसे जमा कराने की बात कही है और उनको उसके बाद कनेक्शन दिया जाए। उमरैन एएन कार्यालय से जुड़े 1 दर्जन से अधिक गांव में विद्युत निगम की टीम ने बकाया बिलों की वसूली की है। वहीं बिल जमा नहीं करने वाले अनेक उपभोक्ताओं के कनेक्शन हटा दिए गए हैं। गौरतलब है कि मार्च के महीने में बकाया विद्युत बिल वसूली का अभियान जारी है। इसी क्रम में अधिशासी अभियंता के निर्देश पर सहायक अभियंता कमलेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। इस दौरान जेईएन राहुल यादव सहित टीम ने माधोगढ़ पहुंचकर विद्युत उपभोक्ताओं की समझाइश की। इसके बाद भी बिल जमा नहीं करने पर कई कनेक्शन काट दिए गए हैं। उधर एएन के अनुसार पंचायत पर बकाया राशि को लेकर सरपंच ने सोमवार तक इसे जमा करवाने की बात कही है। क्षेत्र में 1 दर्जन ग्राम पंचायतों पर जल जीवन मिशन एवं पंचायत के विद्युत कनेक्शनों की 58 लाख रुपए से अधिक राशि बकाया है। श्री क्षत्रिय जन संसद की ओर से द्वितीय होली मिलन समारोह रविवार को होटल स्वरूप विलास में आयोजित किया गया। साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार कर शपथ ग्रहण भी हुआ। वहीं प्रतिभावानों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जगत जननी माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। वहीं मंच पर अतिथि के रूप में एडवोकेट गणपत सिंह, समाजसेवी गोवर्धन सिंह सिसोदिया, पृथ्वी सिंह नरुका, मंगल सिंह, गुमान सिंह, गिरवर सिंह और उदय सिंह भाटी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूरजभान सिंह गौड़ ने की, जबकि संचालन नरेंद्र सिंह ने किया। वहीं नई कार्यकारिणी के चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मीडिया से जुड़े समाज के प्रतिनिधि अवधेश सिंह, महिपाल सिंह का भी सम्मान किया गया। इसके अलावा नव चयनित कार्मिक कोमल नरुका, भूपेंद्र सिंह, मोनिका चौहान, रतन सिंह और विवेक चौहान सहित अन्य का अभिनंदन कर उत्साह बढ़ाया गया। इस दौरान रोशन सिंह शेखावत, उदय सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह और रामवीर सिंह चौहान आदि ने आयोजन को सराहा। श्री क्षत्रिय जन संसद के तत्वाधान में द्वितीय होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग जो भी हमारे समाज के बना और भाईसा जिनका भी गवर्नमेंट सेवाओं में अभी सिलेक्शन हुआ है, उन्हें सम्मान किया गया है तथा संसद की जो भी कार्यकारिणी है वो भी गठन करके उन्हें शपथ ग्रहण दिलवाया गया है, जिसमें एक हमारे शहर संयोजक साहब भी हैं जिनका नाम योगेंद्र सिंह चौहान साहब है। लगभग 500 लोगों की गैदरिंग के साथ यह प्रोग्राम आप सभी की उपस्थिति में सफल हुआ है और सभी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तन मन धन से अपना सहयोग किया है। घर घर जाके समाज को जागृत करने का प्रयास किया है और मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाए, जिससे समाज एक जाजम पर एक मंच पर आ सके। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। मैं रामवीर सिंह चौहान, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और ये जो क्षत्रिय जन संसद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह हुआ है और इसमें जो सिलेक्शन हुए हैं जिन बच्चों के और जितना मान सम्मान इसमें संसद के द्वारा और इस मिलन समारोह में दिया गया है, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है। इससे समाज एक हुआ है और बच्चों में नई जागरूकता पैदा हुई है
और मैं खुद आर्मी 21 राजपूत से रिटायर होने के बाद मैं खुद जेवनल में दूसरा सिलेक्शन है और फिर मैंने मेरे बच्चों को भी अभी रिलेशन से सिलेक्शन करवाया है। राजपूत समाज की जो क्षत्रिय संसद की मीटिंग हुई, होली मिलन समारोह हुआ आज। इस समारोह में हमारे जो नवयुवक नए पोस्टिंगें मिली हैं, उनको नए प्रतिष्ठान हुआ है, उनका सभी का सम्मान किया है समाज में। और मैं भविष्य में उम्मीद रखता हूँ इसी तरह से हमारे बच्चे आगे आगे तरक्की करें और समाज और ये मिलन समारोह में उनका सम्मान हो तो उनके हौसले। सामाजिक समरसता बनाए रखने तथा प्रतिभाओं को सम्मान देने के लिए श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर की ओर से यह दूसरा होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। होटल स्वरूप विलास में आयोजित इस कार्यक्रम में अलवर जिले के विभिन्न गणमान्य जन इसमें शामिल हुए। वहीं नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान किया गया तथा महिला शक्ति, शिक्षा, संस्कृति और संस्कार पर चर्चा की गई और सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है किसी भी व्यसन की ओर नहीं जाएं, समाज में सेवा भाव, समर्पण की भावना रखते हुए नारी शक्ति का सम्मान करें, शिक्षा को अपने परिवार में अपनाएं, जिससे परिवार का, समाज का, देश का और राष्ट्र का भविष्य बन सके। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा उपखंड के पृथ्वीपुरा और हरिपुरा गांव में कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर और नस्ल संरक्षण जागरूकता शिविर लगाया गया। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा यह आयोजन निदेशक डॉक्टर समर कुमार घोरई के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के ऊंट पालकों ने हिस्सा लिया। साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश ने ऊंटों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर बसंती ज्योत्सना ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उपाय बताए। साथ ही जानकारी दी कि ऊंटनी का दूध अनेक रोगों को दूर करने के साथ ही पोषक तत्व देता है। इस मौके पर गजानंद और हरजिंदर ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच इंद्रमल ने की। इस अवसर पर सरपंच तुलसीदास नावलिया और मास्टर मान सिंह रेबारी आदि मौजूद रहे, जबकि नरेश राइका ने कार्यक्रम का संचालन किया। मालाखेड़ा मुख्यालय पर नवीन बस स्टैंड के समीप स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे में दुकानदारों सहित क्षेत्रीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। वे पहले भी ये समस्या संबंधित विभागों के सामने रख चुके हैं। गौरतलब है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया था। उद्देश्य यह था कि नवीन बस स्टैंड और इस सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को यहां सुलभ सुविधाएं मिल सकेंगी, लेकिन यहां वर्षों से टॉयलेट्स पर ताला लटका हुआ है। अकबरपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इस दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक शिफ्ट में ही परीक्षा आयोजित हुई। उधर ईओ और आरओ के इस एग्जाम को लेकर जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं केंद्र पर प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की गहनता से चेकिंग भी हुई, साथ ही वीडियोग्राफी करवाई गई। कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि पूर्व में हुआ एग्जाम रद्द होने के बाद वे फिर से परीक्षा देने आए हैं। ये ईओआरओ का वो पेपर था, रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें क्या थे कि 120 पर्सन आए थे और 120 अंक के 120 पर्सन। पहले भी दिए थे क्या पेपर? पिछला पेपर दिया था ना, तो वो रद्द हो गया था। अब दे रहे हैं। कितने साल पहले दिए थे? 2023 में। 2023 में दिए थे। अब व्यवस्था बढ़िया है, सही है? व्यवस्था बढ़िया है, पर्सनों का लेवल थोड़ा हट के आने लग गया है। ईओ नगर पालिका ईओ कैसी व्यवस्था थी? कैसी व्यवस्था तो बढ़िया थी, सही। पहले भी तो दिए थे पेपर? हाँ जी, पहले फिर क्या रद्द हो गए? तो हाँ, पहले रद्द हो गया, पेपर ठीक हुआ था पहले वाला। अकबरपुर क्षेत्र में फूलों की खेती को लेकर रुझान बढ़ा है। गेंदे के फूल दिल्ली में बेचकर कई किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के उमरैन, अकबरपुर, बीजवाड़, नरुका और साहुड़ी आदि गांवों के किसान गेंदे, गुलाब और चमेली सहित अन्य फूलों की खेती करते हैं। काश्तकार रतिराम यादव ने बताया कि सीजन के समय उन्हें खासा लाभ हो जाता है। वहीं किसान मानसिंह सैनी के अनुसार वे करीब 25 वर्षों से सिर्फ फूलों की खेती करते हैं। साथ ही प्रति बीघा लगभग 2 लाख रुपए की सालाना कमाई हो जाती है। आजकल फूलों की खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ रहा है और फूलों की खेती करनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें लागत के हिसाब से लगभग इसकी मजदूरी मिली जाती है। अपने अलवर के दक्षिण एरिया में लगभग 150-200 किसानों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है। 12 महीना की खेती है, पक्की खेती की बनिस्बत इसमें कुछ लाभांश मिल जाता है हमें। कभी कभी बहुत अच्छा भी प्रॉफिट हो जाता है, कभी तकरीबन जब ज़्यादा मंदी आती है तो थोड़ा
भाव मंदा होने के कारण, लेकिन मजदूरी मिल जाती है लगभग। मैं उमरैन से बिलोंग करता हूँ। कब से अपने फूलों की खेती? मैं 25-30 साल से खेती कर रहा हूँ फूलों की। तो अपने क्षेत्र में और भी कितने कौन कौन से फूलों की खेती होती है? इस टाइम पे तो गेंदा, गुलाब और ये बिजली आती है, इंडस कंपनी यूज़ कर रहा है। तो अपने फूलों की खेती कर कितना मुनाफा ले लेते हैं अपन? मुनाफा तो देखो बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है, तो बाज़ार कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से मुनाफा होता है इसमें। फिर भी अपने सालाना या महीने की कुछ देखे तो सालाना इसमें कम से कम 2 लाख रुपये बीघे के हिसाब के आसपास आ जाता है एवरेज। तो कितने बीघा में बो रखे आपने? मैंने 3 बीघा गेंदा लगा रखा है इस टाइम पे, और सफ़ेद लगा रखी है आधा बीघा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ फूलों की खेती कर किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ये खेती है गेंदे के फूलों की है, अन्य और भी फूलों की खेती कर किसान काफ़ी मुनाफा ले रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की योजना है उसके तहत यहाँ अनुदान राशि मिलती है और जो सरकार की योजना है उसके तहत यहाँ काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो हम दिखाए तो यहाँ किसान है जो गेंदे के फूलों की तुड़ाई करने में लगे हुए हैं, और ये गेंदे के फूल दिल्ली जाकर बिकते हैं, और जो सीजन का समय होता है तो इनकी अधिक बिक्री होती है। तो किसान है काफ़ी खुश है और यहाँ गेंदे की फूल की खेती करके काफ़ी खुश है। ये उमरैन क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतर किसान फूलों की खेती करते हैं। सिलीसेट तिराहे से गरवाजी पर्यटक स्थल तक सड़क निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय रोड का उद्घाटन किया गया था, लेकिन 5 साल बीतने पर भी सड़क नहीं बनी। इसके बाद सरकार बदली और सड़क के हालात वही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने इस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाने की बात भी कही थी। फिलहाल तो खस्ता हाल सड़क के अलावा पुल जर्जर होने के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। उधर उमरैन प्रधान दौलत राम ने बताया कि संबंधित विभाग से बात की गई है, वहीं सड़क और पुल निर्माण जल्द करवाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस सरकार में जो आज भी यहाँ वर्तमान में जो विधायक हैं, गरवाजी रोड पे जैसे कोई पुलिया की घोषणा तो बहुत सारी की हैं, पत्थर सारे लगाए, और मैं क्षेत्र के अंदर जाता भी हूँ तो लोग इस चीज़ के लिए ताने भी मारते हैं। एमएलए जीतने के बाद आज तक कभी किसी क्षेत्र के अंदर नहीं गया, इसी कारण नहीं गया क्योंकि वो सारी झूठी घोषणाएं थी। कल मैं गया था तो मैंने 1-2 गड्ढे देखे थे वहाँ पे, तो हमारे जयन साहब को फ़ोन किया, उन्होंने वहाँ पे हादसे के कारण गड्ढे वड्ढे भरे, और अब इन्होंने मेरी पीडब्ल्यूडी के जो जयन हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने टेंडर लगा दिया है और टेंडर जल्दी खुलेगा, तो हम आगे भी मंत्री साहब से इस विषय में बात करके जल्द से जल्द पूरी गाँव वालों को जल्दी सौगात दें। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में बाबा श्याम का अर्धरात्रि गुणगान किया गया। साथ ही श्री श्याम मंदिर के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय कोकाराम गेरा के पुत्रों को प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहनाचार्य ओझा ने सम्मानित किया। शनिवार रात्रि यह आयोजन संपन्न हुआ। वहीं गायक आशीष शर्मा, अनवर मस्ताना और डोली सागर ने श्री गणेश वंदना और गुरु वंदना के साथ शुभारंभ किया। अंत में श्याम सखा मंडल और बाल सखा मंडल के सदस्यों द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। गौरतलब है कि तिजारा से प्रेम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा का हाल ही निधन हो गया था। उनके बाद गद्दी पर आसीन हुए कृष्ण चैतन्य मोहन आचार्य ओझा का यहाँ अभिनंदन हुआ। उन्हें साफा बांधने के साथ ही बाबा श्याम की मूर्ति भेंट की गई। साथ ही अनेक प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान श्याम सखा मंडल अध्यक्ष आनंद गोयल, सुभाष शर्मा, ओम प्रकाश सिंघल, देवेंद्र, संजय, टीटू सिंघल, हेमंत सोनवाल और योगेश खटीक आदि मौजूद रहे। रामगढ़ प्रधान नसरू खान सहित अनेक सरपंच गुड़गांव के ग्राम जमालपुर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को पितृ शोक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही स्वर्गीय कदम सिंह यादव के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बड़ौदा में कस्बे स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ जिनालय और चंद्र प्रभु जिनालय में रविवार को विशेष आयोजन हुआ। यहाँ जैन समाज की ओर से प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का जन्म एवं तप कल्याणक पर्व मनाया गया। जैन युवा परिषद के अध्यक्ष प्रतीक जैन और संस्कार जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुनि सुव्रत जिनालय में श्री आदिनाथ भगवान की वृहद शांतिधारा के पुण्यार्जक सुमत चंद जैन रहे। दोपहर में महिला मंडल की ओर से भजनों का आयोजन किया गया। साथ ही आदिनाथ भगवान को पालना झुलाया गया। शाम को रिद्धि सिद्धि मंत्रों द्वारा भक्तामर स्रोत पाठ संपन्न हुआ, जिसकी पुण्यार्जक भारती जैन रही। इस अवसर पर सौभाग्य जैन, रमेश जैन, विनोद जैन, राजेश जैन और मनोज जैन आदि की उपस्थिति रही।
कोट कासिम के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में विधायक दीपचंद खैरिया की मौजूदगी में बैठक की गई। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि इस दौरान पीसीसी महासचिव और किशनगढ़ बास प्रभारी देव कसाना मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राम प्रसाद गुर्जर ने की। देव कसाना ने बताया कि आगामी समय में संगठन में भारी बदलाव होने जा रहा है। साथ ही काम नहीं करने वालों को पद मुक्त कर नए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। वहीं विधायक खैरिया ने पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान, किशनगढ़वास प्रधान बीपी सुमन सहित शिवचरण गुप्ता, भूपेश लहकारा और अशोक चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरतल में वल्लभग्राम स्थित स्वामी लीलाशाह सेवा समिति ने रक्तदान शिविर लगाया। स्वामी लीलाशाह महाराज के 145वें जन्मोत्सव पर यह आयोजन रविवार को किया गया। इस मौके पर अलवर ब्लड बैंक की टीम ने अपनी सेवाएं दी, साथ ही लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है आज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी लीलाशाह के 145वें जन्म दिवस पर 15वां विशाल रक्तदान शिविर वल्लभग्राम में स्वामी लीलाशाह कुटिया पर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर स्वामी लीलाशाह सेवा समिति वल्लभग्राम की ओर से सभी सेवादारी तहे दिल से यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो डोनर आते हैं, ब्लड देते हैं, बहुत ही उत्साहित होते हैं। स्वामी जी के मंदिर के दर्शन भी कर जाते हैं और ब्लड भी दे जाते हैं और यहाँ स्वामी जी की दुआएं भी ले जाते हैं। हर वर्ष की भांति पहले हम एक टीम अलवर ब्लड बैंक को बुलाते थे। इस वर्ष हम 2 टीमें आई हैं, एक मोनार्क ब्लड बैंक वो भी आए हैं और हमारा प्रयास है पूरा कि जैसे हर वर्ष की भांति 200 यूनिट देते हैं ब्लड, इस बार 200 से भी ज़्यादा। अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक में रविवार शाम शहीदी दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान विचार किया गया कि आज की विपरीत परिस्थिति में देश की एकता को कैसे बनाए रखा जाए। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। यह आयोजन दिशा फाउंडेशन की ओर से किया गया। इस मौके पर एमपीएस चंद्रावत और संस्थापक अध्यक्ष नवीन प्रकाश जायसवाल ने आयोजन की जानकारी दी। आपने समय निकाला, आज एक दुख की भी बात है और एक गौरव की बात है कि आज हम सभी लोग शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस को मना रहे हैं। शहीदी दिवस को मनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे उनका कोई स्टैचू हो, उस पर माल्यार्पण करके कुछ कार्यक्रम करके आ जाए, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जो विचार और कल्पना है उस पर चिंतन करें और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं वो काम करें। हम दूसरी दृष्टि से कि हम उनके सपनों को कैसा पूरा करेंगे, एक छोटा सा समूह बनाया है जिसको इंग्लिश में नाम दिया CUTE, कॉन्फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड ट्रस्टीज़ फॉर एक्सीलेंस। हिंदी में रखा है उत्कृष्टार्थ संगठित स्वैच्छिक मंच या स्वैच्छिक जागृति संघ। तो इस प्रकार का है कि एक्सीलेंस के लिए, उत्कृष्टता के लिए क्या करें। नंबर 2, इस दृष्टि से 2 बातें आती हैं, एक तो सत्ता और एक व्यवस्था। सत्ता और व्यवस्था के दोनों के अलग अलग दर्शन हैं। सत्ता में जो भी आ जाता है वो अपनी सीमाओं से बच जाता है, जबकि व्यवस्था चाहती है कि हर व्यक्ति को समानता मिले, सदाचारता और अधिकार हो। तो जब तक व्यवस्था यानी आम आदमी में जागृति नहीं आएगी तो शहीदों का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। और उसी दृष्टि से जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम में छोटा सा गांव था राजर्षि ग्राम रावणदेरा, वहाँ पर जलियांवाला बाग के हीरो थे उधम सिंह जी, उनके रिश्तेदार भी आ चुके हैं और स्वयं शहीद आजम भगत सिंह के रिश्तेदार भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। जब उनका ग्रैंड नेफ्यू आया, बड़ी प्रेरक कहानी है, 2 लाइन की है। वो उनको पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी वाले उनको वहाँ पर ले गए थे भगत सिंह सर्किल पर, माल्यार्पण कराया और उसके बाद में वो आ गए। तो अभितेज संधू जो उनका ग्रैंड नेफ्यू था, हमने पूछा कैसा लगा आपके, देखो बाहर भी आपके दद्दू का कितना सामान है। तो कहा कि अंकिल वहाँ तो मैं चुप रहा, ये उसके शब्द बता रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन से आप, क्योंकि वो घर रुका हुआ था तो बताया था, यदि खुद भगत सिंह जी होते, मेरे दद्दू होते तो रो पड़ते। क्या मैंने इसलिए सिर कटा था कि लोग मेरे पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे। मेरा अपेक्षा थी कि यदि हमने सिर कटाए तो आने वाली पीढ़ी कम से कम खर्च तो खाएगी, ताकि सत्ता निरंकुश हो जाए, व्यवस्था जागृत भी रहे, सशक्त भी रहे।
उन बातों को भूलने के कारण से अब ऐसी स्थिति होगी, सत्ता धीरे धीरे ऐसी हो रही है कि सत्ता भी सोचती है कि अब हमें कोई सपोर्ट ही नहीं व्यवस्था का, जनता को कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे होता है अंधेरे में उल्लू का राज हो, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि व्यक्ति निरंकुश हो जाता है और आज इस त्रासदी को सब भूल रहे हैं। अंतिम बात यह कि इस त्रासदी से निकलने के लिए हमें आम आदमी को, जिसको जो कि व्यवस्था का प्रतीक है, उसको जगना पड़ेगा, क्या एक्सीलेंस है उसको समझना पड़ेगा और सदस्यता के साथ सरकार या सत्ता की भागीदारी के साथ अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम इंजीनियर नवीन प्रकाश जायसवाल है और मैं दिशा फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो जैसे कि चंद्राव जी ने बताया था कि आज हमारी जो बैठक हुई है उसमें हमारा जो मूल उद्देश्य है वो देश में शिक्षा और जो मेडिकल है उसको बढ़ाने के लिए है। तो जैसा कि चंद्राव जी ने बताया कि देश में सत्ता व्यवस्था होनी चाहिए और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँ कि हमारे जो आम नागरिक हैं, हम जो प्रत्येक व्यक्ति है, उनको भी आगे आना पड़ेगा। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकारें राजनीति कर रही हैं, सिर्फ किसी एक व्यक्ति को उछाल रही हैं, उस पर चारों दिन पूरे दिन राजनीति होती रहती है, लेकिन जो ज़रूरी मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कोई काम नहीं कर रहा। शिक्षा हो गई, एजुकेशन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन पर केवल ऊपर लेवल पर दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। तो इसमें आम नागरिक एक काम कर सकता है। मैं ये कहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक को अपने आप को एक बड़ा अधिकारी समझे। अगर वो कहीं रास्ते से जा रहा है, अगर उसको कुछ गलत दिखता है, अगर उसको रोड ख़राब दिखती है, अगर वो किसी स्कूल में जा रहा है और वहाँ देखता है कि टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी सरकारी स्कूल चिकित्सालय में जाता है और वहाँ देखता है कि डॉक्टर समय पर नहीं मिल रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति को आगे आना होगा। वो वहाँ देखे कि क्या गलत हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करे और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को या अधिकारी को सूचना करे। अगर वहाँ काम नहीं होता है तो उससे जो सुपरवाइज़र है, कलेक्टर है, ये आगे उसको करे और उसको मॉनिटरिंग भी करे कि जो मैंने पिछली बार शिकायत दी उस पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देश का 40% व्यक्ति भी जागरूक हो गया अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए और अपने अधिकारों के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ जो शहीद भगत सिंह जी का जो सपना था वो तभी पूरा हो पाएगा जब समाज का 30% व्यक्ति इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएगा। जहाँ गलत दिखेगा उसको आवाज़ उठानी होगी। उधर इस दौरान राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विष्णु स्वामी, सरला कालरा, आशा कालरा, विजय जैन, यशस्वी और कमल आदि की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। तांत्रिक द्वारा रकम बैठने से परेशान महिला शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। मुंगसका में मृतका के कमरे से मिला सुसाइड नोट। वहीं पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। सामान्य और महिला चिकित्सालय को मिली करीब 1 करोड़ की आधुनिक जांच मशीनें। मंत्री संजय शर्मा ने किया लोकार्पण। दूषित पानी की सप्लाई से कई इलाकों में पनपा आक्रोश। वार्ड 15 की बस्तियों में बीमारियों की भी बनी आशंका। और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किया याद। शहादत दिवस पर कार्यक्रमों का चला दौर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।